बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, या अर्थ के आधार पर जितने प्रकार के वाक्य हैं उनमें से कोई एक प्रकार का उदाहरण दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि ये किस प्रकार का वाक्य है। इन सब आधारों पर जितने भी प्रश्न कॉम्पिटिशन्स में आते हैं या एकेडमिक एग्जाम्स में आते हैं, उन सब पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे और आज आप उन सब आधारों पर वाक्य के जो प्रकार हैं और उनके जो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे भी जाते हैं, उन सब को आज आप जान जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वाक्य की अगर हम परिभाषा करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि सार्थक शब्दों का वह समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो वाक्य कहलाता है। अब वाक्य के जो अंग हैं वो दो अंग हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य को हम इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं और विधेय को इंग्लिश में प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट आप जानते हैं कर्ता को कहा जाता है, परिभाषा है उसको भी हम समझ लेते हैं कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। उद्देश्य कहा जाता है वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है। अब जिसके बारे में बताया जाएगा यानी कर्ता के बारे में बताया जाएगा, तो एक तो कर्ता होता है। जैसे मान लीजिए कि हम एक वाक्य यहां पर लिख करके समझाएं कि मोहन दौड़ता है। मोहन दौड़ता है। अब आप देखिए कि इसमें जो मैंने वाक्य लिखा मोहन दौड़ता है, तो किसके बारे में बताया जा रहा है? मोहन के बारे में बताया जा रहा है। यानी वाक्य में जिसके बारे में बताया जाता है वो उद्देश्य होता है। यानी मोहन यहां पर हो गया उद्देश्य। और विधेय क्या होता है? उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। अर्थात यहां पर उद्देश्य मोहन है और मोहन के बारे में कहा जा रहा है कि वो दौड़ता है, तो जो दौड़ता है ये पार्ट बचा हुआ है वाक्य का, ये होता है यहां पर विधेय। यानी मोहन हो गया उद्देश्य और दौड़ता है हो गया विधेय। यानी एक कर्ता उद्देश्य होता है और कर्ता का विस्तार भी उद्देश्य में ही आता है। कर्ता का विस्तार क्या होता है? जैसे मैं एक वाक्य लिखूं मैं कि परिश्रम करने वाला व्यक्ति सफल होता है। मान लीजिए मैंने लिखा परिश्रम करने वाला व्यक्ति सफल होता है। परिश्रम करने वाला व्यक्ति सफल होता है। सफल होता है, ये मैंने लिख दिया। अब यहां पर देखिए जो उद्देश्य है वो तो व्यक्ति है, क्योंकि व्यक्ति के बारे में ही कुछ बताया जा रहा है और जिसके बारे में बताया जाता है वही उद्देश्य होता है। लेकिन ये जो परिश्रम करने वाला यहां से यहां तक जो ये वाक्य का अंग आया है, ये इसी व्यक्ति का ही विस्तार है। इसी व्यक्ति जो कर्ता है इसमें, उसी कर्ता का वो विस्तार है कि परिश्रम करने वाला व्यक्ति सफल होता है। तो ये जो परिश्रम करने वाला है ये इस कर्ता व्यक्ति का ये विस्तार है। तो कर्ता तो उद्देश्य होता ही है, साथ ही कर्ता का अगर विस्तार भी वाक्य में आता है तो वह भी उद्देश्य के अंतर्गत ही आता है। अब आइए आपको हम बताएं कि वाक्य के भेद किन आधार पर होते हैं। तो वाक्य के भेद दो आधार पर माने गए हैं। एक तो होता है रचना के आधार पर और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद माने गए हैं। एक होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है मिश्र वाक्य और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। कई बार पूछा जाता है, यही सीधे सीधे यही प्रश्न पूछा जाता है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो उत्तर आप लिखेंगे
3 प्रकार होते हैं। ध्यान लेकिन देना है कि रचना के आधार पर पूछा है, और रचना के आधार पर जब पूछा जाएगा कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं तो उत्तर उसका होगा रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। तीनों आपको मैंने बता दिया, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब दूसरा जो वाक्य के भेद का आधार है वो है अर्थ के आधार पर। यह भी सीधे सीधे कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। यानी अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, और 8 प्रकार क्या है वो यहां पर आप समझ लें। नंबर 1 होता है विधिवाचक वाक्य, नंबर 2 होता है निषेधवाचक वाक्य, नंबर 3 आज्ञावाचक वाक्य, नंबर 4 प्रश्नवाचक वाक्य, नंबर 5 विस्मयवाचक वाक्य, नंबर 6 संदेहवाचक वाक्य, नंबर 7 इच्छावाचक वाक्य, और नंबर 8 संकेतवाचक वाक्य। ये 8 प्रकार के वाक्य होते हैं अर्थ के आधार पर। यानी रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर मैंने बताया आपको कि वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार का नाम हमने बताया। अब आइए हम पहला जो वाक्य अर्थ के आधार पर प्रकार है वाक्य का, विधिवाचक वाक्य। अब विधिवाचक वाक्य क्या होता है? विधिवाचक वाक्य की परिभाषा होती है कि जिस वाक्य में किसी कार्य के होने का बोध हो, या ऐसे कह लें कि क्रिया के करने या होने की सूचना मिले। यानी जिस वाक्य से हमें किसी कार्य के होने या करने का बोध हो, यानी क्रिया के होने या करने की सूचना मिले, उसे हम विधिवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण से बात समझते हैं। जैसे वर्षा हो रही है, सिंपल सा वाक्य है, वर्षा हो रही है, यानी वर्षा के होने की हमको सूचना प्राप्त हो रही है। मैंने आपको बताया था कि जिस वाक्य में किसी बात के होने का बोध हो उसे हम विधिवाचक वाक्य कहते हैं। एक और उदाहरण से बात समझ लें, कार्यक्रम संपन्न हुआ, यानी कार्यक्रम के संपन्न होने की हमें सूचना मिलती है। दूसरा अर्थ के आधार पर वाक्य होता है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य क्या होता है? इसकी परिभाषा होती है कि जिन वाक्यों में किसी कार्य के न होने का भाव प्रकट हो, यानी कोई कार्य ना हो रहा हो, इसकी हमें सूचना मिले, तो वहां पर हम निषेधवाचक वाक्य मानते हैं। यानी जिन वाक्यों से कार्य ना होने का भाव प्रकट होता है उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण से आप बात समझें कि मैंने खाना नहीं खाया, यानी मैंने खाना खाया, अगर यह बात होती तो ये विधिवाचक वाक्य होता, क्योंकि इससे किसी कार्य के होने मात्र की सूचना मिलती है। और जब मैंने कहा कि मैंने खाना नहीं खाया, ये जो नहीं आ रहा है यानी किसी कार्य के ना होने का भाव प्रकट हो रहा है, तो वहां पर निषेधवाचक वाक्य होगा। दूसरा उदाहरण देख लें कि हम उससे प्रसन्न नहीं हैं, तो यहां पर निषेधवाचक वाक्य होगा जब किसी कार्य के ना होने का भाव प्रकट होता हो। तीसरे प्रकार पर हम चलते हैं। अर्थ के आधार पर तीसरा जो वाक्य का प्रकार है वो होता है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य क्या होता है? आज्ञावाचक वाक्य वह वाक्य होता है यानी जिस वाक्य से किसी तरह की आज्ञा या प्रार्थना या उपदेश इत्यादि का बोध हो, वहां पर आज्ञावाचक वाक्य होता है। यानी ऐसा कोई वाक्य जिसमें किसी तरह की आज्ञा दी गई हो, किसी प्रकार की प्रार्थना की गई हो, किसी प्रकार का उपदेश दिया गया हो, तो वहां पर आज्ञावाचक वाक्य होता है। जैसे एग्जाम्पल से आप देखें कि मोहन तुम बैठकर पढ़ो, यहां पर एक प्रकार की आज्ञा दी गई है कि मोहन तुम बैठकर पढ़ो, तो यहां पर आज्ञावाचक वाक्य होगा। दूसरा है बड़ों का सम्मान करो, फिर यहां पर एक उपदेश दिया गया, बड़ों का सम्मान करो। इस प्रकार यहां पर आज्ञावाचक वाक्य है। जो अर्थ के आधार पर चौथा प्रकार है वो है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य नाम से ही स्पष्ट हो रहा है
कि वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न किया गया होगा, यानी जिन वाक्यों में से किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो, क्वेश्चन किए जाने का बोध हो, वहां पर हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, ये जो क्या है प्रश्नवाचक शब्द जो आया है, तुम्हारा नाम क्या है, किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वहां पर प्रश्नवाचक वाक्य होगा। दूसरा उदाहरण देख लें आप, तुमने ऐसा क्यों किया, ये क्यों, क्या इत्यादि जो प्रश्नवाचक शब्द आए हैं, ये उस वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध करा रहे हैं। अर्थात यहाँ पर जब किसी वाक्य में किसी के प्रश्न किए जाने का बोध हो रहा है तो वहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य होता है। अगला पांचवा जो अर्थ के आधार पर वाक्य है वो है विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य क्या है, इसकी परिभाषा आप देखें कि जिस वाक्य से आश्चर्य, क्रोध, सुख, दुख या शोक इत्यादि के भावों की अभिव्यक्ति होती हो। यानी कोई ऐसा वाक्य जिसमें या तो आश्चर्य प्रकट किया गया हो, या तो क्रोध प्रकट किया गया हो, या तो सुख हो या दुख हो या शोक इत्यादि की अभिव्यक्ति हो, तो वहां पर विस्मयवाचक वाक्य होता है। जैसे उदाहरण से बात देखें, वाह कितना सुंदर दृश्य है, एक आश्चर्य प्रकट किया गया है, तो यहां पर आपको विस्मयवाचक वाक्य लिखना है। दूसरा वाक्य देख लें, ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, एक प्रकार का दुख यहां पर दिखाया जा रहा है, तो यहां पर भी विस्मयवाचक वाक्य है। तीसरा देखिए, हाय राम अब मैं क्या करूं, यहां पर भी देखिए आप दुख की भावना या शोक की भावना प्रकट की जा रही है। आहा तुम आ गए, आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है, आहा तुम आ गए, तो इस प्रकार, या सुख भी कह सकते हैं, आहा तुम आ गए, बड़ा सुख का अनुभव हो रहा है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि जब वाक्य में आश्चर्य, क्रोध, सुख या दुख या शोक की के भावों की अभिव्यक्ति होती है वाक्य में, तो वहां पर आप उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। आइए अगले वाक्य की तरफ चलते हैं, संदेहवाचक वाक्य। हमसे ही स्पष्ट हो रहा है कि जिस वाक्य में किसी प्रकार का संदेह या संभावना प्रकट होती हो, तो वहां पर संदेहवाचक वाक्य होगा। यानी यहां पर या तो संदेह होगा या संभावना प्रकट होगी वाक्य में। तो अगर किसी वाक्य में संदेह प्रकट हो रहा हो या संभावना प्रकट हो रही हो, संदेहवाचक वाक्य उसे कहा जाता है। जैसे उदाहरण से आप देख लें कि वह आ रहा होगा पर हमें क्या मालूम, यानी वो आ रहा होगा पर हमें क्या मालूम, संदेह की भावना यहाँ पर प्रकट हो रही है, तो यहाँ पर संदेहवाचक वाक्य होगा। आगे देखिए, शायद शाम को वर्षा हो जाए, यहाँ पर संभावना प्रकट की गई है, शायद शाम को वर्षा हो जाए, तो यहाँ पर संभावना प्रकट की गई है वाक्य में, और जहाँ पर संभावना प्रकट होगी या संदेह प्रकट होगा वहाँ पर संदेहवाचक वाक्य माना जाता है। सातवां प्रकार है इच्छावाचक वाक्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इच्छावाचक वाक्य। कई बार परीक्षा में इसके उदाहरण दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि यह किस प्रकार का वाक्य है। इच्छावाचक वाक्य की परिभाषा होती है कि जिन वाक्यों से किसी प्रकार की इच्छा, आशीष या शुभकामना इत्यादि का बोध हो। यानी यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि वाक्य में किसी प्रकार की या तो इच्छा प्रकट की गई होगी या किसी प्रकार की आशीष किसी प्रकार का दिया गया होगा या किसी प्रकार की शुभकामना प्रकट की गई होगी, तो वहां पर आपको इच्छावाचक वाक्य मानना है। व्याकरण के आधार पर वो इच्छावाचक वाक्य होता है जिसमें किसी प्रकार की इच्छा, किसी प्रकार का आशीष या किसी प्रकार की शुभकामना व्यक्त की गई हो। जैसे उदाहरण से आज देखें यहाँ पर कि आज तो मैं केवल फल खाऊंगा, अब यहाँ पर अपनी इच्छा प्रकट की गई है, यानी ये इच्छा इस वाक्य में दिखाई पड़ रही है कि आज मैं केवल फल खाऊंगा, तो ये इच्छा यहाँ पर प्रकट की गई है, इसलिए इच्छावाचक वाक्य होगा। यहाँ पर देखिए, तुम्हारा कल्याण हो, एक प्रकार की आशीष दिया जा रहा है, शुभकामना दी जा रही है, तुम्हारा कल्याण हो, आशीष दिया गया है, तो यहाँ पर भी चूंकि आशीष भी अगर किसी वाक्य में दिया जा रहा है, शुभकामना दी जा रही है, तो वहां पर भी इच्छावाचक वाक्य होता है।
और एक उदाहरण देख लें, ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे। यहां पर आप देखें कि शुभकामना दी गई है, तो यहां पर भी आपको इच्छावाचक वाक्य मानना है। ये उदाहरण कई बार पूछे गए हैं और ये इच्छावाचक वाक्य के उदाहरण एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। आइए आठवां और अंतिम जो अर्थ के आधार पर वाक्य है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। यानी इच्छावाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, अर्थात ये दोनों वाक्य बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इसको देख लें, संकेतवाचक वाक्य की परिभाषा होती है कि जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। यानी एक क्रिया जो हो रही है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। अगर ऐसा कोई वाक्य आता है तो वहां पर संकेतवाचक वाक्य होता है। यानी जब किसी वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है तो वहां पर संकेतवाचक वाक्य माना जाता है। उदाहरण आप देख लें कि पानी ना बरसता तो धान सूख जाता। यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर है। यानी पानी न बरसता तो धान सूख जाता। यानी धान सूखने की बात, पानी न बरसने, दोनों क्रिया का होना यहां पर है। यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो रहा है। पानी ना बरसता तो धान सूख जाता। यानी धान का सूखना या ना सूखना पानी के बरसने या ना बरसने पर है। यानी अगर पानी ना बरसता तो धान सूख जाता। यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो रहा है और यहाँ पर आप संकेतवाचक वाक्य मानेंगे। आइए एक और उदाहरण देख लें, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। यानी यहां पर भी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर है। यदि परिश्रम करोगे तो सफल होगे। यानी अगर परिश्रम करोगे, ये क्रिया हो रही है जो परिश्रम करोगे तो सफल होगे, यानी उसी पर ये निर्भर है। यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर अगर निर्भर होता है तो वहां पर संकेतवाचक वाक्य होता है। तो इस प्रकार आज हमने इस वीडियो में अर्थ के आधार पर वाक्य के जो 8 प्रकार हैं, 8 की परिभाषा और उनके मुख्य मुख्य उदाहरण आपको समझा दिए। अब आप इस प्रकार के जो भी उदाहरण आएंगे उसे आप देख करके यह समझ सकते हैं कि इसमें किस प्रकार का वाक्य है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।